मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारा टॉपिक चल रहा था कृषि या एग्रीकल्चर, और उसमें हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक कृषि या मॉडर्न एग्रीकल्चर की। मॉडर्न एग्रीकल्चर में आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बागाती कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखिए, बागाती कृषि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, बाग लगाए जाते हैं, है ना। बागों को लगा के, ठीक है, या प्लांटेशन मतलब रोपण, इसको हम रोपण कृषि के नाम से, यानी पौधों को रोप कर, ठीक है, पौधों का प्लांटेशन करके और बाग लगाए जाते हैं और उनके माध्यम से कृषि करी जाती है। बागों में कृषि की जाती है। जैसे हम भारत की बात करें तो हम लोग अपने राजस्थान में बात करें तो संतरे के बागीचे होते हैं, किन्नू के बागीचे होते हैं, ठीक है, जो है, और भारत में बात करें चाय के बागानों की बात हमने सुनी। तो ये इस तरह से बागाती कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर या रोपण कृषि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये जो कृषि है ये कैसे विकसित की गई, कब विकसित की गई, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपियों के द्वारा इसको विकसित किया गया। जो यूरोपियंस थे, डेवलप्ड बाय यूरोपियंस इन ट्रॉपिकल रीजन। देखो, एक्चुअल में बात क्या थी कि आप जानते हैं कि हमारे विश्व में, दुनिया में एक एरा ऐसा था, एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया उपनिवेशवाद से पीड़ित थी, यानी जो है कॉलोनियल सिस्टम जो था वो पूरे वर्ल्ड में था, और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपने बहुत सारे उपनिवेश या कॉलोनीज बना रखी थी दुनिया के दूसरे देशों में। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र थे या जो ट्रॉपिकल रीजन थे, उन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या ट्रॉपिकल रीजन्स में एक्चुअली क्या हुआ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों या ट्रॉपिकल रीजन में जो विशेष फसलें होती थी, जो वहीं के एटमॉस्फेयर में हो सकती थी, वहीं की जलवायु में हो सकती थी, वहीं के क्लाइमेट में उग सकती थी, वो फसलें जो यूरोपियंस को पसंद आई, जो यूरोपियंस को लगा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है या वो उसका यूज़ करना चाहते थे, उन्होंने क्या करा, अपने उपयोग के लिए, अपने यूजेस के लिए उन फसलों को क्या करा, उन्हीं क्षेत्रों में उगाना प्रारंभ करा, ठीक है, ताकि उन फसलों को उगाकर उसका उपयोग, वो उससे जो प्रोडक्शन मिल रहा है, उससे जो उत्पादन मिल रहा है, उस उत्पादन का उपयोग जो है, प्रोडक्ट का उपयोग यूरोप में कर सके। इसलिए वो ये बागाती कृषि या रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर को लेकर आए। और ये जो बागाती कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये जो है एक फसली कृषि है। कैसी है? एक फसली कृषि या सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चर है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप ही होती है। अगर चाय की है तो चाय का ही पौधा लगाया जाता है, वर्ष भर उसी की फसल प्राप्त की जाती है। गन्ने की है तो गन्ना ही, यानी एक ही फसल, चाहे वो टी हो, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे कॉफ़ी हो, कोकोआ हो, कुछ भी हो, जो भी फसल है, जो भी चीज़ उगाई जा रही है, वो एक ही फसल का उत्पादन लिया जाता है। तो इस क्रम में पूरे जो है अलग अलग जो देश थे, यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, उन्होंने अलग अलग उष्ण कटिबंधीय देशों या फिर हम कहें ट्रॉपिकल रीजन के जो कंट्रीज़ थे, वहाँ पर अलग अलग वस्तुओं की या कहें कि अलग अलग चीज़ों की, फसलों की खेती जो है, अलग अलग क्रॉप्स की जो है, उन्होंने क्या करना शुरू करा, एग्रीकल्चर करना शुरू करा, अलग अलग क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना शुरू करा। इस क्रम में उन्होंने क्या क्या करा, हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। क्या लगाए? चाय के बागान, है ना। यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया और श्रीलंका में क्या डेवलप करा, टी गार्डन्स, ठीक है। इसी तरह ब्रिटिशर्स ने मलेशिया में रबर के बागान लगाए, यानी मलेशिया में रबर प्लांटेशन किया। ब्रिटेन ने ही पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बागान लगाए, उनकी खेती करी। यानी वेस्टर्न आइलैंड्स में शुगर केन और
बनाना की बात का उन्होंने प्रोडक्शन करा, कल्टीवेशन करा। जब यूके ने करा, यूनाइटेड किंगडम ने करा या इंग्लैंड ने करा, तो फ्रांस ने भी पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ जो है उसका प्लांटेशन कराया ना। फ्रांस ने किसका करा? वेस्ट अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ का। ठीक है। अमेरिका ने यानी यूएसए ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए, यानी फिलीपींस ने कोकोनट और शुगर केन की बात करी। अब ये जो बागान लगाए गए, जो बाग लगाए गए, इसमें एक प्लांटेशन किया गया। इसमें एक नाम बहुत महत्वपूर्ण आता है और जनरली 12th क्लास और अपर लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी वो पूछ लिया जाता है। यूरोपियंस ने, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने ब्राज़ील में, ब्राज़ील कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान लगाए, कॉफ़ी के बहुत बड़े बड़े प्लांटेशंस किए, और वो जो बड़े बड़े बागान थे उनको कहा जाता था फजेंडा। उनको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? फजेंडा। तो ब्राज़ील में ये क्वेश्चन बनता है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बड़े बागान को क्या कहते हैं? फजेंडा। या ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि फजेंडा किसे कहते हैं? तो ब्राज़ील में जो यूरोपियंस ने कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान लगाए थे उनको फजेंडा कहा जाता है। ठीक है। तो जो प्लांटेशन था कॉफ़ी का बड़े बड़े खेतों में, उसको फजेंडा कहा गया। अब हम बात करते हैं कि ये, क्योंकि देखो ये एक आधुनिक कृषि का प्रकार है, मॉडर्न एग्रीकल्चर का टाइप है, और इसीलिए मॉडर्न एग्रीकल्चर है तो इसको प्रारंभ करने के लिए, इसको शुरू करने के लिए आपको पास भारी पूंजी का आपको निवेश करना पड़ता है, आपको ह्यूज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है स्टार्टिंग करने के लिए इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। उच्च प्रबंधन चाहिए होता है ना, एडवांस्ड लेवल का जो है आपको मैनेजमेंट चाहिए होता है। तकनीकी आधार पर और वैज्ञानिक विधियों पर कार्य किया जाता है, तो आपको क्या चाहिए? साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड मेथड्स का यूज़ करना होता है, तो उसके लिए भी आपको वर्क करना होता है। ठीक है। साथ ही यहाँ पर आपको अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। वर्क करने के लिए जो है आपको ह्यूज लेबर की ज़रूरत होती है, अधिक श्रमिक चाहिए होते हैं अलग अलग वर्क को करने के लिए। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक फसली कृषि है, सिंगल क्रॉप्ड एग्रीकल्चर है। कि सिंगल क्रॉप्ड एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कि केवल एक ही फसल यहाँ पर उगाई जाती है, और ये जो फसलें होती हैं ये नकदी या व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। और साथ में ये फसलें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्रीज़ को। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं, और इनसे जो प्रोडक्ट मिलता है उस पर जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बेस्ड होती हैं। अब इन सब चीज़ों में हम ये बात करते हैं कि भाई इनमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं ना, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। तो उनमें हम देखते हैं इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय, कहवा, नारियल और केला। ये जो है ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होने वाली फसलें हैं, और ये यहाँ की या हम कह सकते हैं बागाती कृषि में होने वाली प्रमुख फसलें हैं। तो मेजर क्रॉप्स कौन सी हो गई? कार्डमन, ब्लैक पेपर, शुगर केन, रबर, टी, कॉफ़ी, कोकोनट और बनाना। बेसिकली ये वो फसलें हैं जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में उगाई जाती हैं। अब कहाँ कहाँ पर होती है, क्षेत्र कौन कौन से हैं, एरिया कौन कौन से हैं जहाँ पर जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर या बागाती कृषि करी जाती है। तो उनकी बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी पूर्वी भारत यानी साउथ एंड ईस्ट इंडिया, दक्षिणी चीन, साउथ चाइना, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका यानी मिड अफ्रीका, ब्राज़ील, फिजी, क्यूबा और हवाई द्वीप यानी हवाई आइलैंड्स। तो कौन कौन से हो गए, वापस रिपीट कर लेता हूँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ एंड ईस्ट इंडिया, साउथ चाइना, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका, मिड अफ्रीका, ब्राज़ील, फिजी, क्यूबा और हवाई आइलैंड्स। तो ये
वो फसलें हैं या ये वो क्षेत्र हैं, सॉरी, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर या बागाती कृषि की जाती है। और ये जो बागाती कृषि है मुख्यतः ये यूरोपियंस की देन है। यूरोपियंस जो है उन्होंने यूरोप में उन फसलों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कहाँ पर होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी उन क्रॉप्स की नीड को फुलफिल करने के लिए जो ट्रॉपिकल रीजन में ही होती हैं, ये बागाती कृषि या जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट करा था, प्रारंभ करा था। तो इस तरह से जो है उन्होंने स्टार्ट करा। आज के टाइम में देखिए शुरुआत में तो ये जो मोस्ट ऑफ बागान जो थे, जो गार्डन्स थे, वो जो ये कंट्रीज़ थे उन्हीं के स्वामित्व में थे, उन्हीं का अधिकार था। लेकिन अब जो है मोस्ट ऑफ जो बागान्स हैं, मोस्ट ऑफ बागान्स जो है वो जो मोस्ट ऑफ गार्डन्स हैं यानी वो अब वहाँ के लोकल जो कंट्री के लोकल पर्सन्स हैं उन्हीं के पास है, उन्हीं के स्वामित्व में है। वो ही अब जो लोकल पर्सन्स हैं वही अब ये बागाती कृषि को कर रहे हैं और वही इस एग्रीकल्चर को जो है पूरी तरह से उस पर वर्क कर रहे हैं। तो इन फसलों का लोकल यूज़ भी बहुत है, स्थानीय जो बाज़ार है वहाँ पर भी काफ़ी यूज़ की जाती है और साथ में इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है इसको दूसरे देशों में, क्योंकि बनाई तो मोस्ट ऑफ ही स्टार्टिंग इसकी तो एक्सपोर्ट के लिए हुई थी, तो इसे एक्सपोर्ट भी काफ़ी की जाती है। जैसे टी की बात करता हूँ, चाय की बात करता हूँ, भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी सबसे ज़्यादा जो टी का प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है। लेकिन टी का सबसे बड़ा कंज्यूमर, चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी कौन है? वो इंडिया ही है। तो लोकल लेवल पर भी इन ये जो क्रॉप्स है उनकी काफ़ी मांग है और लोकल लेवल के अलावा फिर बाकी चीज़ें जो है वो निर्यात कर दी जाती है, एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं और अदर कंट्रीज़ की नीड को फुलफ़िल करने के वो काम आती हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो है हमारा बागाती कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह का होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके बाद का, जो कि मिश्रित कृषि या मिक्स्ड एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिश्रित कृषि या मिक्स्ड एग्रीकल्चर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है मिक्स्ड एग्रीकल्चर या मिश्रित कृषि। तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कुछ कामों को एक साथ किया जा रहा है ना, एक सिंगल वर्क ना होके यहाँ पर मल्टीपल वर्क हो रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल वर्क कौन कौन से हो रहे हैं कि यहाँ पर कृषि व पशुपालन का कार्य एक साथ किया जाता है, यानी एनिमल रेयरिंग एंड क्रॉप कल्टीवेशन इज डन साइमल्टेनियसली, है ना। यानी कृषि भी की जा रही है, एग्रीकल्चर भी किया जा रहा है और साथ में क्या किया जा रहा है, एनिमल रेयरिंग जो है वो वर्क भी साथ में किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दोनों को समान महत्व दिया जाता है, यानी ऐसा नहीं कि जो है पूरा फोकस एग्रीकल्चर पे होता है और उसके बाय ऑक्यूपेशन की तरह हम लोग जो है पशुपालन कर लें, ऐसा नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होता कि भाई जो बेसिकली आप ध्यान कृषि पर दे रहे हो और उससे बचा कुचा ठीक है हम लोग पशुपालन भी साथ में चला लेते हैं, ऐसा नहीं होता। दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है, यानी एनिमल रेयरिंग और एग्रीकल्चर दोनों को क्या किया जाता है, इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, दोनों को इक्वल बराबर माना जाता है। जितना ध्यान एनिमल रेयरिंग पे दिया जाता है उतना ही ध्यान जो है एग्रीकल्चर पे भी दिया जाता है, यानी जितना ध्यान पशुपालन पे दिया जाता है उतना ध्यान कृषि पर दिया जाता है और दोनों से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश की जाती है, दोनों से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो दोनों को बराबर माना गया है यहाँ पर। अब इसके लिए क्या क्या होता है, इसकी जो विशेषताएं हैं उनकी बात भी हम करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर जनरली ये माना जाता है कि ये जो कार्य है, ये जो मिश्रित कृषि या मिक्स्ड एग्रीकल्चर है, ये संपन्न देश जो है, विकसित देश जो है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किया जाता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ भारत में भी आपको मिक्स्ड एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ जगह देखने को मिलेगा कि जो खेती कर रहा है, जो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, वो पशुपालन भी कर रहा है ना, वो एनिमल रेयरिंग का वर्क भी
कर रहा है। तो ये हमें भारत में काफ़ी लोअर लेवल पर देखने को मिलती है, उतने बड़े स्तर पर नहीं देखने को मिलती जितने बड़े स्तर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बट फिर भी इंडिया में ये होती है, हम लोग देखते हैं बहुत लोकल लेवल पर हम लोग बात करें तो। और बाकी वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो मोस्ट ऑफ जो बड़े कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो है ये कह सकते हैं हम लोग कि कृषि और पशुपालन का कार्य एक साथ करके मिश्रित कृषि की जाती है, यानी एनिमल रेयरिंग और क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो साइमल्टेनियसली डन करके, साइमल्टेनियसली करके जो है मिक्स्ड एग्रीकल्चर का वर्क किया जाता है। ये जनरली होती है। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमने सबसे पहले कहा कि दोनों को समान महत्व दिया जाता है, इक्वल इंपॉर्टेंस दोनों को दी जाती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है जोतों का, जो कृषि जोत होते हैं उनका आकार जो है वो मध्यम होता है। ठीक है, वाणिज्यिक पशुपालन में हमने वाणिज्यिक जो कृषि थी उसमें हमने देखा था कि जोतों का आकार बड़ा था, यहाँ पर जोतों का आकार मध्यम है, यानी मीडियम साइज लैंड होल्डिंग्स, जो लैंड होल्डिंग्स है, जो जोत है उनका आकार जो है वो छोटा सा होता है। इस कृषि के प्रकार में भी, इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में भी आपको भारी पूंजी निवेश करना होता है, जैसा कि हमने बागायती कृषि में देखा था कि यहाँ पर भी आपको ह्यूज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना होता है अगर आपको ये टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्ट करना है, चुनना है तो। साथ ही कुशल व योग्य श्रमिक बहुत ज़रूरी होते हैं। कुशल व योग्य श्रमिक इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों, यानी एग्रीकल्चर और जो एनिमल रेयरिंग है, दोनों ही वर्क को आपको प्रोडक्शन लेना है तो आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, तभी आप ये दोनों काम एक साथ करके प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो स्किल्ड एंड सूटेबल फार्मर्स या लेबर्स जो है वो आपको ज़रूरत होती है। फिर आगे की बात करें कि शस्यावर्तन और जो है फसलों के परिवर्तन से मृदा की उर्वरता बनाए रखी जाती है, यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स और मल्टीपल क्रॉप्स का यूज़ करके जो है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करा जाता है, यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स एंड मल्टीपल क्रॉप्स मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो शस्यावर्तन है यानी जो रोटेशन है, फसलों का रोटेशन किसके बाद इसकी फसल, ताकि क्या हो कि जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसकी उर्वरता बरकरार रह सके, जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो मेंटेन रह सके। कहीं ऐसा नहीं हो कि मिट्टी जो है बंजर हो जाए, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से जो है फसलों में परिवर्तन करके और अलग अलग तरह की फसलों को उगा कर, यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप्स और मल्टीपल क्रॉप्स करके जो है इसको मेंटेन किया जाता है। किसको मेंटेन किया जाता है? मृदा की उर्वरता को मेंटेन किया जाता है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पर जो प्रमुख फसलें हैं, जो मेजर क्रॉप्स हैं, उनकी बात करते हैं हम लोग। तो गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन और चारे की फसल जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर पशुपालन भी साथ में करना है। तो मोस्ट ऑफ आप देखेंगे कि गेहूँ और मोटे अनाज का ही यहाँ पर कृषि की जा रही है, साथ में चारा इसलिए उगाया जा रहा है ताकि वो जानवरों के काम आ सके, एनिमल्स के काम आ सके। तो मेजर क्रॉप कौन सी है? वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ओट्स, मेज, सोयाबीन एंड फोडर क्रॉप्स, जो चारे की फसलें हैं वो यहाँ पर उत्पादित की जाती है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। और मोस्ट ऑफ आप देखेंगे कि इसमें कई फसलें ऐसी हैं जो जानवरों के खिलाने के काम में ली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ मक्का की, मक्का यानी मेज़ की बात करता हूँ। मेज़ में क्या होता है? यूएस में, स्पेशली इन यूएस में क्या होता है, मक्के की खेती केवल इसलिए की जाती है, मेज़ का प्रोडक्शन केवल इसलिए किया जाता है कि वो उस मक्के को सूअरों को यानी पिग्स को खिलाते हैं और फिर उससे उनको ताज़ा मोटा कर देते हैं, ठीक है, और मोटा ताज़ा बना के और फिर उनको जो है काटा जाता है और जो उनका मांस होता है, जो पोर्क जिसे हम कहते हैं, पोर्क, सूअर के मांस को पोर्क कहा जाता है, वो पोर्क जो है वो लोग खाते भी है, यूज़ भी करते हैं और पूरी दुनिया में सप्लाई भी करते हैं। तो इस तरह से कई फसलों का उत्पादन तो किया ही केवल एनिमल रेयरिंग या पशुपालन के लिए किया जाता है। खैर ये एक मैंने यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका का एग्जांपल दिया आपको। पशुपालन में कौन कौन से यानी एनिमल्स कौन कौन से पाले जाते हैं जनरली? तो भेड़, बकरी, सूअर, मवेशी, मुर्गी, यानी शीप, गोट, पिग, कैटल फीड और हैन जो है, जो कि देखिए जो जिन जानवरों से हमको कुछ ना कुछ मिलता है, तो मांस मिलता है ना, मीट मिलता है, या फिर हमको डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध मिलता हो, है ना, उन्हीं जानवरों को यहाँ पर पाला जाता है।
महानगरों के समीप ये खेती जो है, ये टाइप ऑफ जो एग्रीकल्चर है वो बड़े सिटीज़ यानी मेट्रोपोलियन सिटीज़ जो हैं उनके नियर किया था, उनके आसपास ही किया था। कारण ये है कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो जल्दी से जल्दी मार्केट पहुंचाया जा सके, चाहे वो जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो या चाहे वो किसका प्रोडक्शन हो, आपके एनिमल रेयरिंग का प्रोडक्शन है, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं एक तरह से, या मीट हो जाता है या मिल्क हो जाता है या मिल्क प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, वो दोनों ही चीज़ें। और मिल्क प्रोडक्ट्स और जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको तो आप जल्दी मार्केट पहुंचाना होता है, तो उसके लिए आपको नियरेस्ट जो है सिटीज़ के पास ही आपको एग्रीकल्चर करना होगा। साथ ही जो दूसरी चीज़ें उगाई जा रही है उनको भी जल्दी से जल्दी मार्केट पहुंचाया जा सके, इसलिए जनरली ये जो है महानगरों के समीप यानी नियर मेट्रोपॉलिटन सिटी करा जाता है। अब इसको सपोर्ट कौन कौन सी चीज़ें करती, कौन कौन सी चीज़ें इसको सहायता प्रदान करती हैं? तो उत्तम कृषि विधियों का उपयोग, परिवहन के साधन और वर्षा जो है इस तरह की कृषि को सहायता प्रदान करती है, वो सहायक होती है, सपोर्ट करती है। यानी दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सपोर्टेड बाय एडवांस्ड एग्रीकल्चर मेथड यानी उन्नत कृषि विधि, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन एंड रिलायबल रेनफॉल, है ना। अगर ये चीज़ें होती हैं, सही समय पर उपलब्ध हो जाती हैं, तो जो है इस तरह की कृषि को काफ़ी सहायता मिलती है। अब कहाँ कहाँ पर करी जाती है उसकी बात करते हैं, एरिया या क्षेत्र की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर होती है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में होती है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में होती है, यूरेशिया के कुछ भाग में होती है, दक्षिण महाद्वीपों के शीतोष्ण अधिक अक्षांश वाले भाग यानी दक्षिणी महाद्वीप यानी जो हमारे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के, दक्षिणी का मतलब दक्षिणी गोलार्ध के जो महाद्वीप है उनके जो शीतोष्ण अक्षांश वाले भाग है वहाँ पर इस तरह की खेती करी जाती है। यानी हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर, वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, सम पार्ट ऑफ यूरेशिया एंड टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट्स, है ना। तो वहाँ पर जो है इस तरह की खेती इन क्षेत्रों में करी जाती है। और यहाँ पर दोनों ही, इस खेती में दोनों ही जो एनिमल रेयरिंग और क्रॉप कल्टीवेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, साइमल्टेनियसली करी जाती है, यानी कृषि और पशुपालन कार्य एक साथ किया जाता है और उनको समान महत्व दिया जाता है और दोनों से बराबर प्रोडक्शन लेने की कोशिश करी जाती है। तो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर का ये जो मिक्स्ड एग्रीकल्चर का टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।